हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल SSC4। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट में मैंने बताया था सॉल्यूशन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, उसके बाद विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, समांग मिश्रण क्या होता है, और उसके बाद सांद्रता ज्ञात करने की विधियां, 3 विधियां मैंने बताई थी। वेट परसेंटेज यानी भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार बटे आयतन प्रतिशत और प्लस ppm। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके पहले अब हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी। अगर आपको सब कुछ आता है अच्छी तरीके से तो बस आप मोलैरिटी इक्वेशन, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध अगर आप इतना कुछ अच्छी तरह लिख पा रहे हैं तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपको देखने के लिए बहुत अच्छा है। आप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डिटेल स्टडी होगी, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोलैरिटी यानी मोलरता, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में मोलैरिटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मापन की योजना है। इसके लिए बोलते हैं 1 लीटर विलियन में। कितने? इसकी जो डेफिनेशन है कभी कभी पूछ जाती है, बोला जाता है 1 लीटर विलियन में। क्या? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। मोलरता कहलाती है। ये बेसिकली इसकी डिफिनीशन हो गई। अब आएगा तो हम यहाँ पे मानते हैं, माना, इसकी प्रूविंग करते हैं इसके फॉर्मूले की। माना विलेय का अणुभार स्मॉल m तथा मात्रा W है। ये आया, ठीक है, मात्रा W है। इसके बाद माना विलेय का अणुभार m तथा मात्रा W है। इसके बाद विलायक का आयतन V फिर लीटर में है। ये लीटर है, ये लीटर में रखना है, लिखा नहीं 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। तब जब इसका मोलरता बेसिकली इसके m से प्रदर्शित करते हैं मोलरता को, इसका जो फॉर्मूला बनाएंगे तो अब आएगा पहले, सबसे पहले मोल। चलिए m का जो फॉर्मूला आएगा इससे पहले मोल प्रदर्शित करते हैं। आएगा मोल, मोल को हम n से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है मात्रा बटे अणुभार। सबको इतना ही बताया जाता है। क्या मोल सिर्फ इतना ही है? नहीं, मोल के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर लग सकता है अगर सही से पढ़ाया जाए तो, क्योंकि मोल एक अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है। मोल क्या एक अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको बताया जाता है मात्रा बटे अणुभार। मोल सिर्फ इतना नहीं होता है, ये तो सिर्फ इजीएस्ट करके बताया जाता है कि इतना ही आएगा। मोल एक अलग प्रकार की अपना क्वांटिटी, जैसे 1 दर्जन जब ओढ़ा जाता है तो उसमें होता है 12 केले, वैसे 1 मोल बराबर होता है किसी बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 अणु किसी भी पार्टिकल के। इसी को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, या एवोगाड्रो कांस्टेंट। 1 मोल में इतने अणु आते हैं। 1 मोल के ऊपर एक कंप्लीट स्टडी हो सकती है यार, कितना है। लेकिन अभी जो आपको जानना चाहिए वो सिर्फ इतना है कि n बराबर यानी मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार होता है, और 1 मोल में कितने कंपाउंड आते हैं, ठीक है। अब मोल मात्रा बटे अणुभार लगाएंगे तो मात्रा कितनी है, यहाँ से निकालते हैं, मात्रा कितनी है W, यानी n जो है नंबर ऑफ मोल्स, W अपॉन अणुभार कितना है m, ये हमारा आ गया, ठीक है।
अब जब मोल के बारे में बात करेंगे तो मोल की जो डेफिनेशन होती है वो मैं अभी अगले बार करा दूंगा कि मोल की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे लिख के अभी मोलता कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लीजिए। n बराबर W/m और फिर आयतन लीटर में, तो जो बेसिकली जो मोलैरिटी हमारी आएगी वो आएगी मोलों की संख्या यानी W/m इंटू 1/v, ये हमारा आयतन, विलेय का आयतन, एक लीटर विलेय मतलब विलेय का आयतन, विलेय का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। ये हमारी मोलरता का सूत्र हो गया, मोलरता का सूत्र हो गया m बराबर W/m इंटू 1/v, वी लीटर में। अब लीटर को जब मिलीलीटर में चेंज करेंगे, जैसे दिया होगा 250 ml, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा m बराबर W/m स्मॉल m इंटू 1000/v। अब यहाँ पे v ml में हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगली बार डिस्कस करते हैं, जो हमारा डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा मोल पे, कि एक मोल जो अपने आप में एक लेक्चर बनाता है उसके बारे में क्या बात करते हैं और कितनी थोड़ी हम शॉर्ट में बातें करेंगे, क्योंकि हमें पूरा डिस्कशन मोल पे नहीं करना है, क्योंकि जितना हमें अच्छे तरह पढ़ना है उतना ही मैं डिस्कशन करा दूँ। जैसे एक मोल की सबसे पहले आती है इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन। डेफिनेशन इसकी क्या आती है, एक मोल वह मात्रा है, तो लिखेंगे वह मात्रा है, एक मोल वह मात्रा है किसी पदार्थ की जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम परमाणु 12 ग्राम में उपस्थित 12 ग्राम में होते हैं। ये है बेसिकली उसकी परिभाषा। जैसे किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कार्बन 12 का समस्थानिक है, इसका समस्थानिक समझते हैं, समस्थानिक का मतलब होता है जिनकी जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर वो सेम होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है, ये होते हैं समस्थानिक, ठीक है। इसके बाद जब बात आई कार्बन 12 की समस्थानिक यानी इसकी जो इसका परमाणु भार जो होगा वो कितना होगा, परमाणु भार यानी m बराबर 12 ग्राम, ठीक है। तो इसका जब मोल निकालेंगे, मोल होता है मात्रा बटे अणुभार, तो आएगा 12/12 खत्म, 1 मोल, n बराबर आया 1। अब 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, हमारे अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो गया 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारे परमाणु आ गए 1 मोल के। बस यही हमारी मोल की डेफिनेशन है और इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है। अगर आपको अच्छी तरह उसे मोल केमिस्ट्री में आपको फंसाना है, जैसे कुछ लोग अच्छे टीचर होते हैं वो हमेशा ये सोचते हैं वाया वगैरह में पूछा जा सकता है आपके इंटर के, वह मात्रा है किसी पदार्थ की जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं, इसके बताने का मतलब ये है कि उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में होते हैं। ये डेफिनेशन आपके वाया वगैरह में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये डेफिनेशन याद करनी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एनटीपी और एसटीपी पे, जो काफी बच्चों को नहीं पता होता कि जैसे बोलते हैं एनटीपी पर टेम्परेचर ये है, एसटीपी पर टेम्परेचर ये है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी एनटीपी, सबसे पहले तो एनटीपी का फुल फॉर्म देखते हैं। एनटीपी इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एसटीपी स्टैंडर्ड, मतलब ये बेसिकली गैस का आयतन बताते हैं। क्या बताते हैं, गैस का आयतन। अब गैस का आयतन बताने के लिए कैसे इनको डिफिनेशन करते हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर यानी हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर कितना है 1 atm,
बस। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर में यहाँ पे केल्विन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो हमारा माना गया, मतलब जो हमारा टेम्परेचर माना जाता है वो केल्विन में लिया जाता है, 273 केल्विन और 760 HG ये होता है। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। तो बोलेंगे 273 केल्विन ताप पर और 760 दाब पर गैस का आयतन कितना है, 22.4 लीटर। और बोलेंगे अगर एनटीपी भी बोलेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटीएम पे कितना आयतन है, 22.4 लीटर। बस, और कोई फर्क इन पे नहीं है। ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं अपनी मोलैरिटी को। क्या डिस्कस, सॉरी, मोलैरिटी को यानी मोलरता। अब मोलरता हो गई, नॉर्मल टेम्परेचर। पहले मोलरता समीकरण डिस्कस करना है। मोलरता समीकरण, मोलरता समीकरण क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि जैसे किसी आइटम पे आपको मोलैरिटी दी गई है, और वो चीज़ जब आयतन इतना कर दिया जाए तो मोलरिटी क्या होती है, तो इसके लिए हमें मोलरता समीकरण यूज करना होता है। जैसे अब देखिए, मोलरता समीकरण बेसिकली बताता है M1 V1 इक्वल टू M2 V2 और कुछ नहीं, ये हमारा हो गया मोलरता समीकरण। इसी तरह नॉर्मलता समीकरण होता है, और भी समीकरण होते हैं, मोलरता समीकरण होता है, सब बताएंगे। ठीक, अब मोलरता समीकरण हो गया। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं मोलैलिटी यानी मोलरता। मोलरता करते हैं, यहाँ पे बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, करते हैं समीकरण को भी हटा देते हैं, समीकरण को कोई दिक्कत नहीं है। मोलैलिटी, मोलरता होती है जिसमें बेसिकली मोलरता को हमारे में जो विलायक होता है ना उसको मेन माना गया है कि विलायक के अंदर कितना होता है, ये इसको बोला जाता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता, मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है। अब इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। जैसे माना वही सेम चीज है, माना विलेय की मात्रा, जैसा मैंने लिखा था विलेय की मात्रा सेम, इसको आप अगर करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। W है तथा अणुभार M है। उसके बाद विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा W, ये कैपिटल W है, कैपिटल W है। तो अब इसे कैसे जो फॉर्मूला बनेगा मोलरता का, पहले सबसे पहले मोनो की संख्या W, इसको प्रदर्शित करने के लिए कोई सिंबल तो नहीं दिया उन्होंने, लेकिन हम लिख सकते हैं मोलरता बराबर मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोल यानी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू 1 अपॉन कैपिटल W। अब कैपिटल W ये हमारा किलोग्राम में है, जो ग्राम में चेंज करेंगे तो ऊपर 1000 का गुणा हो जाएगा। बस का समीकरण आ गया, वो यही हो गया कि मोलता W अपॉन m यानी विलेय पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणुभार गुणा विलायक की मात्रा किलोग्राम में। किलोग्राम में अगर ना हो यहाँ पे ग्राम में लिख देंगे और 1000 का गुणा कर देंगे। ये हमारी मोलरता का बात हो गई। अब मोलरता हो गई, अब मोलरता का समीकरण यही डिस्कस कर लेते हैं। मोलरता समीकरण ये भी वही बताती है कि मोलरता का उसको m डैश दे देते हैं, m डैश V1 इक्वल टू m डैश डैश V2, ये होता है। बस ये मोलरता समीकरण दूसरा हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। और नॉर्मलता में संबंध क्या होता है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। क्या है नॉर्मलता, क्या है नॉर्मलता। नॉर्मलता बेसिकली नॉर्मलता वो होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में, तो सॉरी क्या हो गया, 1 लीटर विलियम में, 1 लीटर विलियम में
1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक ग्राम तुल्यांक यानी मास इक्विवेलेंट, इसे क्या होता है ये भी मैं समझा रहा हूँ। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब इसमें बात है ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक ये होता है, ठीक है, ग्राम तुल्यांक इसको हम एक्स से प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए इसको होता है मोलर मास यानी अणुभार बटे वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, यानी मोलर मास हो गया अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार बटे संयोजकता, ये दिख रहा हो जैसे अणुभार बटे संयोजकता। अब संयोजकता यहाँ पे सिर्फ, अब ये आपको बता दें संयोजकता किसी अब ऋणायन नहीं है, सिर्फ धनायन की संयोजकता, सिर्फ और सिर्फ धनायन की संयोजकता यानी कैटायन संयोजकता। ठीक है। अब मोलर मास कौन, वैलेंसी जैसे बोल देंगे यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 है, तो यहाँ पे SO4 की जो ट्वाइस मॉलिक्यूल यानी 2H पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पे इसकी मोलर मास से जब 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगी इसका इक्विवेलेंस मास, यानी यहाँ पे इक्विवेलेंस मास, जिसे बोलते हैं ग्राम तुल्यांक। अब ग्राम तुल्यांक की परिभाषा आ गई, मोलर मास और इक्विवेलेंसी। अब इसकी बेसिस पे जब मोलरता का हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, नॉर्मलता का, चलिए मैं रफ करके डिस्कस करता हूँ। ग्राम तुल्यांक समझ में आ गए, वेरी गुड, आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ग्राम नॉर्मेलिटी को n से प्रदर्शित करते हैं, आएगा मात्रा विलेय बटे ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकी भार। है, उसके बाद गुणा 1/V, V कितना, लीटर विलायक का। जब इसको चेंज करेंगे तो वहां पे आ जाएगा 1000, जब इसे मिलीलीटर में चेंज कर देंगे तो आएगा 1000, उधर भी आ जाएगा। बस ये हमारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया, इसी तरह आप डिस्कस कर लेंगे, बस इतना ही हो गया। अब नॉर्मलता समीकरण वो भी समझा देते हैं, यानी नॉर्मेलिटी इक्वेशन, नॉर्मलता समीकरण तो आएगा N1V1 = N2V2। बस ये हमारा नॉर्मलता समीकरण हो गया, यानी किसी आइटम पे नॉर्मलता है कि नहीं, दूसरे आइटम पे नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, ये इससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्मलता समीकरण हो गया। अब बात आती है इनके न्यूमेरिकल्स की। इनके न्यूमेरिकल्स को कराने के लिए मैं एक अलग लेक्चर ले लूंगा, उसमें कंप्लीट हर तरह का न्यूमेरिकल होगा। और हाँ, एक चीज़ रहेगी, मोलरता और नॉर्मलता में समीकरण संबंध। चलिए मैं यहाँ लिख लूँ, हाँ चलिए यहाँ मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, मोलरता नॉर्मलता में संबंध ये होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलरता इज इक्वल टू नॉर्मलता गुणा एक्स, मोलरता बराबर नॉर्मलता गुणा एक्स, जहाँ पे एक्स हमारा ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है। यानी ये जो नॉर्मलिटी है वो जैसे मोलर मास होती है, यहाँ पे मोलर मास आता है, तो मोलर मास को हमने संयोजकता से कितने टाइम डिवाइड किया वो हमारा एक्स आता है। अगर यहाँ पे एक्स है, एक्स फैक्टर, इसे बोलते हैं एन फैक्टर। अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे अब मैंने बोल दिया
H3PO4 का अनुपात, यहाँ पे इसकी सहिष्णुता -3 है तो यहाँ हाइड्रोजन +3 होगा, +3 होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास को इक्विवेलेंस मास 3 से, तब इसका आएगा इक्विवेलेंस मास। कौन सा मास आएगा? इक्विवेलेंस। तो वही जब यहाँ पे इसको मोलैरिटी निकालेंगे तो नॉर्मेलिटी जितनी भी निकल के आएगी उसमें अगर 3 का गुणा कर देंगे तो इसकी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। जितनी भी नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता आएगी उसमें अगर 3 का हमने गुणा कर दिया, कितने का? 3 का, यानी जिससे मोलर मास को भाग दिया था, उसके ही अगर गुणा कर देंगे तुरंत मोलरता हमें निकल आएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बेसिकली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और मोल प्रभाव, यहाँ पहले मोल प्रभाव बताऊंगा फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। यानी अगले लेक्चर में हमारे मोल प्रभाव होगा, फिर उसके ऊपर न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।